गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रैंडम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक लेके आ रहे हैं अपनी क्लास 11th हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट में, वो नया चैप्टर बिल्कुल स्टार्ट किया है। एक चैप्टर के हमने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप उसको देखिएगा। आज जो हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2, जिसमें सारे स्टूडेंट एक साथ अच्छे से समझेंगे। और इस चैप्टर 2 का जो इम्पोर्टेंट जो टाइटल है या टॉपिक का जो टाइटल है वो है जीवों का वर्गीकरण। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चे, और इसमें से आपके हर साल नीट और ये एम्स के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें दो तीन क्वेश्चन हर साल बनते हैं। बहुत शानदार आपका टॉपिक है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। इस टॉपिक को जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि हमारे इस पर्यावरण के अंदर, जो हमारा पर्यावरण है, इस पर्यावरण के अंतर्गत अनेक प्रकार के जीव हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। आप कहेंगे जैसे ही सर हम अपने चारों तरफ के वातावरण को देखते हैं, उस वातावरण के अंदर बहुत सारे जीव अलग अलग प्रकार के, अलग अलग आकृति के, अलग अलग लक्षणों के, अलग अलग अपने आनुवंशिक लक्षणों के, अलग अलग अपने शारीरिक लक्षणों में, अलग अलग लक्षणों के दिखाई देते हैं। तो आप ये महसूस करते हैं क्या सर ये सारे जीव एक हैं? क्या इनमें कुछ विशेष लक्षण कारण कुछ भिन्नताएं भी हैं? क्या सर इन सभी जीवों का विकास एक ही पूर्वज से हुआ है? या सर ये अगर मुझको जीव दिख रहा है तो ऐसा जीव एक वो जीव होता है, तो क्या सर इस जीव का विकास उस जीव से हुआ है? ठीक है। तो ये सब एक बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की जैव विकास की बातें हैं। जब वो चैप्टर आएगा तो उसको बड़े लेवल पर डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से हमारी एनसीईआरटी ने हमको बताया उस तरीके से हम क्लियर करते हुए आपको टॉपिक चल रहे हैं। ये तो दूसरा जो चैप्टर है वो चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है कि ये जितने भी जो संसार में जीव भरे पड़े हैं, इन सभी जीवों को किस तरीके से हम अरेंज करके एक सिस्टम में एक टेबलाइज करें या एक सारणीबद्ध करें, जिससे हमारे आने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं या आने वाले जो भी स्टूडेंट्स में पढ़ाई के जो तौर तरीके होंगे, उन तौर तरीकों में हमारे बच्चे या हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज न रहें कि इन जीवों का वर्गीकरण वास्तव में सही किया गया है या नहीं किया गया। क्लियर? तो इस चीज को सिद्ध करने के लिए आपको मालूम है कि जीवों का वर्गीकरण के लिए एक टॉपिक आता है जिसको हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता क्या होती है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले अनेकानेक जीवों की जो जीवों में जो विविधताएं हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले अनेक जीवों में अपने लक्षणों के कारण, अपने आनुवंशिक लक्षणों के कारण, अपने शारीरिक और बाह्य लक्षणों के कारण, अपने आकारिकी और अपने विकासी लक्षणों के कारण जो उनमें विभिन्नताएं मिलती हैं, उसी को हम कहते हैं जैव विविधता। और इस जैव विविधता में हम किसी भी जीव को किसी दूसरे जीव का आधार मान के तो चल सकते हैं, लेकिन हम क्या उस जीव को हमें अगर ये माने कि वो जीव बिल्कुल उसके समानांतर है, बिल्कुल उसके समरूप है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कई सारे होते हैं और कई सारे नहीं होते। तो इन सब चीजों को हम एक मुद्दा बना के, एक मान लो आप एक बहुत बड़ा एक प्रश्न बना के इसको हम लेते हैं, और इस प्रश्न का निराकरण मैं ही नहीं ले रहा हूँ। इससे पहले हमारे जो भी चैप्टर को बनाने वाले, इस चैप्टर का कंटेंट देने वाले जो भी साइंटिस्ट हुए हैं, उनको सामने यही एक सबसे बड़ी समस्या थी कि हर बच्चे को हर जीव के बारे में अच्छे से जानकारी हो, उनको उनके वर्गीकरण का उसको आधार अगर पता होगा तो वो अपने आप ही उस पे अपने कुछ अभिज्ञान से, अपनी कुछ नॉलेज के आधार पर वो इजीली उसको क्लासिफाई कर सकता है। ठीक है बच्चे? तो मैं आपको एक छोटा सा ही टॉपिक बताऊंगा कि आप लोग जानते हैं कि जीवों का वर्गीकरण का मतलब क्या है कि जीव बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे जीवों के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, उसका नाम होता है जैव विविधता। ठीक है बच्चे? आपने ये 10th में पढ़ी है, जितने भी आपके 11th में आने वाले बच्चे हैं। और इस जैव विविधता को आपने सीखा था, इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोडायवर्सिटी। क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी। क्लियर? अब बात आती है जैव विविधता होती क्या है? जैव विविधता का मतलब क्या होता है? मैं सीधी सी बात कहता हूं आपसे, पृथ्वी पर मिलने वाले जीवों के, पृथ्वी पर मिलने वाले जीवों में विभिन्नताएं, पृथ्वी पर मिलने वाले जीवों में आपसी विभिन्नताओं, जीवों में आपसी विभिन्नताएं, या जीवों के आपसी या उनके लक्षणों में जो विभिन्नताएं होती हैं, वेरिएशंस होते हैं बच्चे, और यही विभिन्नताओं के कारण एक बड़ा समुदाय बनता है, और इस समुदाय को एक शब्द दिया गया है जिसका नाम होता है जैव विविधता। जैसे अब भाई जैव विविधता में क्या आएंगे आपके? आप जानते हैं कि जैव विविधता में सब सूक्ष्म जीव होते हैं। अब सूक्ष्म जीव की क्या रेट है, किस तरीके का उसका शरीर संगठन है, वो तो सूक्ष्म जीव पे डिपेंड करेगा ना। अब सूक्ष्म जीव को हम कुत्ते की श्रेणी में या बिल्ली की श्रेणी में नहीं रख सकते। अब ऐसे हमारे सूक्ष्म जीव के बाद क्या है? पादप है। अब पादप कोई एक जैसे तो पादप है नहीं, कोई पादप बड़ा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई सब्जियों वाले हैं, कोई फलों वाले हैं, कोई अनाजों वाले हैं। तो अपने ये आनुवंशिक लक्षणों के कारण अलग अलग प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करते हैं, तो पादप भी अलग अलग होते हैं। ठीक है?
और उसके बाद तीसरे जो आते हैं वो आपके जंतु हैं। अब जंतु को आप जानते हैं, जंतु भी सर कई प्रकार के होते हैं, किसी में हड्डी होती है, किसी में हड्डी नहीं होती है, किसी में आपके रक्त पाया जाता है, किसी में रक्त नहीं पाया जाता है, किसी के अंदर बाह्यकंकाल होता है, किसी के अंदर अंतःकंकाल होता है, कोई 4 टांगों से चलता है तो कोई 2 टांगों से चलता है, किसी के शरीर पर बाली बाल होती है तो किसी के ऊपर संख पाए जाते हैं शरीर पर। तो वो बहुत सारे ऐसे अनेक अनेक अपने अपने अलग अलग लक्षण हैं, और ये सब लक्षण इस तरीके से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं कि वो ढंग से समझ नहीं पाता कि जैव विविधता में ये क्या सारे जीवों के आपस में कुछ तालमेल है या नहीं। ठीक है बच्चे, तो अब इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए इन्होंने एक चैप्टर दिया है, जिस चैप्टर का नाम है जीवों का वर्गीकरण। तो आप सीखिएगा जीवों का वर्गीकरण। मैं कोशिश करता हूं आप ध्यान से इसको समझें। तो देखिएगा बच्चे, प्यारे बच्चों, जीवों का वर्गीकरण इन्हीं सब लक्षणों के आधार पर किया गया, उनके बाह्य लक्षणों के आधार पर, उनके आंतरिक लक्षणों के आधार पर। तो जीवों के वर्गीकरण के संबंध में बच्चे सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण प्राचीन काल से होता आ रहा है, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे कुछ विशेष प्रकार के साइंटिस्ट इस एरिया में काम करते हैं, और वो हर संभव ये प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छे सभी जीवों का वर्गीकरण हो, और जिससे उनको अच्छे से अच्छे ढंग में उनको रखा जाए, उनके अच्छे से अच्छे समूह में या उनके सुटेबल जो भी समूह है उनमें उनका स्थानांतरण किया जा सके। दैट्स क्लियर। तो जीवों का वर्गीकरण बच्चे प्रारंभ होता है, तो जीवों के वर्गीकरण को कई सारे वैज्ञानिकों ने वर्गीकृत किया। बहुत सारे वैज्ञानिक आए, जिसमें सबसे पहले जो जीवों का वर्गीकरण किया गया, ठीक है, वो आपका किया गया था अरस्तु द्वारा। किसके द्वारा? अरस्तु द्वारा जीवों का वर्गीकरण। तो आप समझ लीजिएगा, अरस्तु द्वारा जीवों का वर्गीकरण। अब देखिए, अरस्तु द्वारा जीवों का, बहुत सिंपल टॉपिक। आप कहेंगे सर आप ये वाला है। अब मैं आपसे प्रारंभिक काल में जब किसी ने जीवों को वर्गीकरण करने का प्रयास आरंभ किया, या उनको लगा कि इसका वर्गीकरण करना चाहिए, तो इस क्षेत्र में जो सबसे पहले कदम उठाया वो आपके जीव विज्ञान के जो जनक है अरस्तु ने, इन्होंने उठाया। ठीक है, अब बात आती है अरस्तु ने ये जीवों का जो वर्गीकरण किया तो उन्होंने कुछ तो आधार माना होगा। तो मैं बच्चे बताऊं, अरस्तु ने जो जीवों का वर्गीकरण का जो आधार माना, इन्होंने जो वर्गीकरण का जो आधार माना कि इस आधार पर आधार जो माना वो क्या माना, इन सभी जीवों के बाह्य लक्षणों के आधार। किस लक्षणों के आधार पर? बाह्य लक्षणों के आधार पर, बाह्य लक्षणों के आधार पर। इन्होंने बाह्य लक्षणों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया। कैसे किया बच्चे देखिएगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जीव बताया। इन्होंने कहा ऐसा कोई भी कोशिकाओं का समूह या ऊतकों का समूह जिसके अंदर कुछ जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं उसको हम जीव कहते हैं। वो आप सीख चुके हैं पिछले वाले चक्कर में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने समस्त जीवों को उनके अपने बाह्य लक्षणों के आधार पर बच्चे दो विशेष प्रकार के बड़े ग्रुप में बांटा। कितने जगत में बांटा इन्होंने? 2 जगत में बांटा, मान के चलो, या 2 जगत तो क्या कहूं मैं इनको, वो 2 श्रेणियों में बांट दिया। जगत इन्होंने नहीं दिए थे, इन्होंने 2 बड़ी श्रेणियों में बांट दिया, क्योंकि ये बाह्य लक्षणों के आधार पर बांट रहे थे। और इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि बाह्य लक्षणों के आधार पर जो दुनिया के प्रत्येक जो जीव हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। एक जो है वो क्या है, पादप है। वो क्या है बच्चे? पादप है, जिनको हम प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरे जो है वो क्या है, जंतु है, एनिमल्स जिसको कहते हैं। समझ में आ गया होगा। मतलब इन्होंने दो आधार बनाए। अब इन्होंने क्यों बनाए होंगे? क्योंकि उस टाइम पर अरस्तु को सिर्फ पादपों में क्या देखा हुआ है, इन्होंने क्या देखा हुआ, इन्होंने कहा कि ये पादप कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं। इनका सबका रंग कैसा होता है, हरे रंग के होते हैं। इसलिए क्या देखा हुआ, इसको ज्यादा नॉलेज तो हो ही नहीं होगी, इसलिए देखा हुआ कि पादपों को खाना तो देने जाता नहीं है, न तो ये पौधा किसी को खाता है और न खाकर मार के खाता है, न इसको ऐसे रोटी खाता है। तो जब ये कुछ खाता ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये जंतु, जब उसने देखा होगा जंतु तो सब खाना खाते हैं, कोई किसी को मार के खाता है तो कोई किसी पेड़ पौधे को चबा के खाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो खाते हैं मगर ये तो खाते ही नहीं कभी। तो इसने इस लक्षण को मान के कह दिया होगा कि ये जो हरे रंग के जो जीव हैं और जो प्राय अपना भोजन किसी दूसरे से नहीं लेते, वो अपने आप बनाते हैं या नहीं बनाते, दैट इज नॉट क्लियर, उस टाइम की बात है। तो जिसको उसने कह दिया होगा कि ऐसे जीव जो स्वपोषी होते हैं, जो अपने आप भोजन कर लेते हैं, ऐसे सभी जीव क्या होते हैं, पादप होते हैं। दैट्स क्लियर, हरे रंग के स्वपोषी। इसने देखा होगा कि ये आपको मालूम चलते भी नहीं है, एक जगह स्थिर रहते हैं पादप। तो इसने देखा होगा जो स्थिर पादप होते हैं जिनमें गमन नहीं होता है, यानी होता है जिनमें गमन नहीं होता है, बाल नहीं होते, इस टाइप के जो भी हमारे जीवों का जो समूह है
उसको इसने सब में किसमें रख दिया, पादप। आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रारंभिक विकास का चरण के कुछ आधार उसने माने। इनमें हरा रंग होता है, ये सब स्वकोषीय होते हैं, इनको भोजन की आवश्यकता शायद नहीं होती है, उसके हिसाब से इनमें गमन नहीं होता है, ये एक जगह स्थिर प्रज्ञ होते हैं और ये गमन नहीं करते, शरीर पर बाल नहीं होते हैं, आंखें नहीं होती हैं, कान नहीं होते, सुन नहीं सकते हैं, जिस आधार करने का ये पादप है। ठीक है बच्चे। अब फिर इसने देखा इस पादपों के और लक्षणों के आधार पर इसने पादपों का भी फर्दर डिवीजन किया और इसने कहा कि पादप भी मुख्यतः मैंने फिर इसने पादपों को और 3 श्रेणियों में विभाजित किया बच्चे। कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 3 श्रेणियों में विभाजित किया। इसने फिर प्लांट्स को 3 श्रेणियों में और विभाजित किया। इसमें पहली श्रेणी इसने जो बनाई उनका नाम था शाकीय पादप। कौन से पादप? शाक। और शाक को हम कहते हैं हर्ष। भाई बायोलॉजी क्या आधार था। अब आपको सर शाक क्यों बनाई होगी? शाक का अभिप्राय इसका ऐसा था कि ऐसे पादप जो बिल्कुल कोमल पादप होते हैं, कैसे होते हैं? जो कोमल पादप होते हैं, ऐसे पादप जिनका शरीर कोमल होता है। कैसा होता है? कोमल शरीर वाले। कोमल शरीर वाले जो पादप होते हैं, कोमल शरीर वाले जो पादप होते हैं, उसको इसने क्या कह दिया? शाक कह दिया। उन पादपों को शाक रख दिया। जैसे आप सब लोग जानते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, सारी की सारी घासें क्या है? शाक है। आप कहेंगे घास के बाद अनाज सब क्या आते हैं? अनाज में क्या आते हैं? सब शाक हैं। आप कहेंगे सर जितने भी हमारे मटर है, चना है, ये सारी जो फसलें हैं वो सब किस में आती है? शाक में आती है। छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है, शाक में बांट दिया। फिर इसने देखा कि ऐसे पौधे जिनका जीवन काल शाकी पादपों से कुछ दिनों और ज्यादा होता है, काफी कड़क होते हैं, कांटे वांटे होते हैं, झाड़ीनुमा संरचनाएं बनाते हैं, तो इस प्रकार के पादपों का जो दूसरा समूह बनाया उनको इसने क्या किया कि ये छुप है। ये क्या है बच्चे? छुप है। छुप या झाड़ी। छुप या झाड़ी, इनको इंग्लिश में कहते हैं सब्स। जैसे आपने देखा होगा बबूल है, ठीक है, आपका नागफनी है, ये सब इसलिए, ठीक है, डेंडोरा है, ये सब जो है ये सब इसमें, ठीक है। और तीसरे इसने ऐसे पादप देखे कि जो पादप तो है मगर काफी लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं, तना मजबूत है, जड़ भी मजबूत है, काफी लंबे टाइम तक उनका जीवन काल रहता है, तो ऐसे पादपों को इसने क्या कह दिया था? वृक्ष कह दिया। ठीक है, आपको समझ में? जैसे आम, नीम, बबूल, जो भी है, आम है, नीम है, ठीक है, और आपका बरगद है, ऐसे पादपों को उसने किसमें रख दिया? वृक्ष की श्रेणी में रख दिया। क्लियर? तो इस तरीके से अरस्तु का पादपों की वर्गीकरण था। नेक्स्ट बात आती है बच्चे जंतु। अब जंतु को इसने क्या देखा? जंतु तो देखा उसने कि किसी में बाल होते हैं या बहुत सारे बाल होते हैं, बहुत सारे बाल नहीं होते, जो भी उसका रहा होगा इश्यू। तो इसने जंतुओं को मुख्यतः 2 श्रेणियों में बांटा। अब बात आती है जंतुओं में क्यों रखा होगा? दोस्तों को जानकारी होती नहीं, तो बस इतना तो माना होगा इसे कि ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते, कि दूसरे को खाकर या किसी प्रकार से अर्जित करते हैं, तो इस प्रकार के सभी जीवों को उसने जंतु कैटेगरी में रख दिया। तो इसने जंतुओं को मुख्यतः अरस्तु ने 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा बच्चे? 2 भागों में बांटा। 2। एक जंतुओं का जो वर्ग बनाया उसका नाम था एनेमा। एनेमा, ठीक है बच्चे, एनेमा, ठीक है। और दूसरा जो इसने बनाया था उसका था इनेमा। इनेमा। अब ये इनेमा और इनेमा का मतलब क्या होता है? इनेमा का मतलब होता है कि उनके रक्त में लाल रंग की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, रक्त में लाल रंग की उपस्थिति के आधार पर, ठीक है बच्चे, उपस्थिति के आधार पर। अब आप सुन सकते हैं, अरस्तु ने सारे के सारे जंतुओं का जो क्लासिफिकेशन किया वो किया कि जंतुओं के रक्त में मिलने वाले लाल रंग की उपस्थिति और उनकी अनुपस्थिति के आधार पर। तो इस अरस्तु ने एनेमा के उपयोग किसके लिए किया? इसलिए कहा कि ऐसे कोई भी जंतु या ऐसे जंतु बच्चे, ऐसे जंतु जिनके रक्त में ओके, जिनके ब्लड के अंदर या जिनके रक्त में कौन सा रंग नहीं उपस्थित होता है? जिनके रक्त में लाल रंग नहीं होता है, लाल रंग कैसा होता है? अनुपस्थित होता है, ऐसे सभी जंतुओं को हमने इसने किस में रख दिया? एनेमा। एनेमा का मतलब होता है कि ऐसा जंतु जिसके काटने पर उसके रक्त में से लाल रंग न निकले, लाल रंग उपस्थित ना हो, तो ऐसे सभी जंतुओं को इसने एनेमा में रख दिया। अब आप सर एनेमा में क्या रखे गए हो, तो मैं आपको बाद में क्लासिफिकेशन डिपेंड होगा। इसमें बच्चे सब आते हैं आपके अरज्जुकी प्राणी। कौन से प्राणी आते हैं? जितने भी अरज्जुकी होते हैं जिनके अंदर अस्थियों का, उपास्थियों का कंकाल नहीं होता है, ऐसे सभी प्राणियों को हम अरज्जुकी कहते हैं। आगे मैं पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन में। आपको अभी इतना सीखिएगा, जंतुओं ने जब
जब अरस्तु ने जंतुओं का वर्गीकरण किया तो उसने देखा कि रक्त में लाल रंग जिसके अंदर उपस्थित है वो तो सब जाएंगे एनेमा में, और जिसके अंदर लाल रंग खून में नहीं है वो सब जाएंगे एनेमा में। क्लियर? तो एनेमा में क्या होता है, जैसे आपने कभी देखा बिच्छू आपने कभी काटा हो, अगर आप कभी बिच्छू को काटे या आप चींटी को कभी काटे या आप मच्छर को कभी काटे तो उसके अंदर कभी लाल खून नहीं निकलता। अब आप कह सकते हो फिर कहां से निकलता है, तो आपको मच्छर तो मालूम है, वैसे ही वो मनुष्य का क्या है, एक परजीवी है, तो उसके शरीर में वो काटता है तो उसको वहां से मानव का ब्लड निकलता है। ठीक है? इससे पहले अगर आप और भी कोई भी अगर जीव अगर आपको मिल जाए, आपको मकड़ी मिल जाए, या मकड़ी को कभी काटिएगा, आप मक्खी को कभी काटिएगा, उनमें कभी भी लाल खून नहीं निकलता। राइट? रीजन कि वो एनेमा की कैटेगरी में। एनेमा का मतलब क्या होता है? एनेमा का मतलब बच्चे ये होता है कि ऐसा जंतु जिसमें क्या उपस्थित है, जिसके रक्त में क्या उपस्थित है, लाल रंग उपस्थित है। तो इस प्रकार के सभी प्राणियों को इसने एनेमा में रख दिया। जैसे बच्चे सभी क्या इसमें रज्जु की जो भी प्राणी होते हैं जिनके शरीर में हड्डी पाई जाती है, जैसे आपकी मछली हुई, जैसे आपका मेढक हुआ, जैसे आपका सर्प आपका हुआ, जैसे आपके पक्षी हुए, जैसे आपका मनुष्य और अन्य जंतु हुए, जानवर हुए, इन सबको काटने पर इनके शरीर में लाल रंग निकलता है। तो इस आधार पर ये सभी जंतु एनेमा की कैटेगरी में रखे गए ऑन द बेसिस ऑफ द। क्लियर? तो ये पहला एक प्रारंभिक प्रयास था जंतुओं के वर्गीकरण का, और इसी को आगे और बढ़ा के हम ले जाएंगे। तो अब नेक्स्ट जो आपका वर्गीकरण हुआ है वो वर्गीकरण दूसरा किसने किया है, वो किया है आपके कैरोलस लीनियस ने। दूसरा आता है आपके कैरोलस लीनियस के द्वारा जंतुओं का वर्गीकरण।